हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिया है, तो आज हमको बात करनी है चैप्टर 3 की, जो कि आपका है। अगर आप चैप्टर देख रहे हो तो आपका चैप्टर कौन सा है? आज हमको बात करनी चैप्टर 3 की। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आज जो बेसिक हमारा रहेगा, वो पहले तो हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। इसके हमको इंट्रोडक्शन की बात करनी है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका रिमूव हो गया, उसकी हम पहले बात करेंगे। उसके बाद हम इसी में आपका सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1, उसको भी हमको सॉल्व करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो में आप बने रहें। आज इसको अगर आप पूरा देखते हैं तो लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज का ये वीडियो जो इंट्रोडक्शन होगा, इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई टॉपिक देखना पड़ेगा इससे संबंधित। मतलब चैप्टर 3 के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो आज हम सारी बात कर लेंगे। कोई भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं। फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। फिर अगले वीडियो में आपको 3.2 और 3.3 मिल जाएगा। तीन एक्सरसाइज आपको लगानी है। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हमको एक्सरसाइज लगाना है। ठीक है। अब उसके बाद में मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका चैप्टर 3, जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हमको बात करनी है। तो पहली बात तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, इसकी बात करें तो कोई भी पहली बात तो हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें, अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें बेटा, तो कोई भी इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों टू वेरिएबल? एक आपका वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल आपका वाई। तो ये दोनों आपके होते हैं वेरिएबल, और ए बी और सी ये आपके होते हैं कांस्टेंट। ये होते क्या एक्चुअली हैं? ये होते हैं रियल। ये आपके होते हैं रियल। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहां हमको क्या बात करनी है? यहां हमको बात करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको पेयर की बात करनी है। पेयर मतलब क्या हुआ? हमको दो की बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं कि आपका ये है क्या। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बात को समझिए। जैसे कोई भी आपका इक्वेशन अगर लिखा हुआ है इस फॉर्म में, a1x, थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि आपको दिखाई पड़े। आपका लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसके बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन आपका इस फॉर्म में है तब उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों दो वेरिएबल? अगर आप ध्यान से देखो तो x और y दो आपके पास क्या है? वेरिएबल हैं। तो इसको बोला जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या होती है बेटा? कि जो a1 और a2 है और साथ में b1 और b2 है और साथ में आपका c1 और c2 है, ये तीनों आपके होंगे रियल नंबर। मतलब अभी हम इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे। ये आपके सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपके होंगे रियल। ठीक है। उसके बाद में
और इसकी चर्चा करें अगर आप, तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो आपका A1 एंड A2, A1 एंड B1, साथ ही साथ A2 एंड B2 डज नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, यानी A1 और B1 और A2 और B2 ये चारों टर्म एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर एक साथ 0 हो गए तब फिर वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाए। हाँ, एक अकेला 0 हो सकता है A1 केवल 0 हो सकता है केवल B1 0 हो सकता है केवल A2 0 हो सकता है केवल B2 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चारों टर्म एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर हो गए तब क्या होगा, मान लो होगा, मान आपको होने की सर जी हम कहेंगे कि हो गया, अच्छा हो गया तब क्या होगा, तो देखो अगर हो जाता है तब क्या होगा वो भी आप समझ लो, तो फिर आपका क्या बचेगा उसकी भी आप बात थोड़ा सा कर लो। देखो अगर आपका A1 बराबर भी 0 हो गया तब यहाँ क्या बच जाएगा, C1 इक्वल टू 0, और ये क्या मिल जाएगा, C2 इक्वल टू 0, और ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और जब ये कांस्टेंट हैं तो आपका इक्वेशन ही नहीं बचा, जब इक्वेशन ही नहीं बचा तो लीनियर की तो बात ही खत्म हो गई, मैटर नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारे चारों टर्म A1 B1 और A2 B2 एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। क्लियर होगी बात, तो ये तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ये हमने बात किया अभी इंट्रोडक्शन का कि लीनियर इक्वेशन है क्या, एनी इक्वेशन। अगर आपको लिखना है डेफिनेशन, अगर थोड़ी सी बात कर लें डेफिनेशन की तो थोड़ा उसको भी देख लो भाई, डेफिनेशन अगर आपको लिखने को आ गया तो आप कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। एनी इक्वेशन, एनी पेयर ऑफ इक्वेशन, द pair of equation in the form A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0. The pair of equation in the form A1x plus B1y plus C1 equal to 0, A2x plus B2y plus C2 equal to 0 is known as pair of लीनियर इक्वेशन। तो ये तो आपका होता है डेफिनेशन, जहां पे A1 B1 C1 क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, और A2 B2 C2 भी आपका मतलब रियल नंबर या कांस्टेंट आप कह सकते हो, एक्स वाई आपके वेरिएबल हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी, इसमें क्या क्या पहले था और क्या क्या अब आपको पढ़ना है। देखिए अगर हम पहले की बात करें तो पहले आपका यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज 3.1 वो सीबीएसई ने काट दिया। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज एक थी 3.5 वो भी सीबीएसई ने काट दिया, 3.6 आपका था वो भी काट दिया। मतलब इसमें आपका जो पहला एक्सरसाइज था 3. जो पुरानी वाली बुक्स है उसमें दिया हुआ। ठीक है, 3.5 आपका था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो भी सीबीएसई ने काट दिया। और 3.6 आपका था रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये भी सीबीएसई ने काट दिया। तो अब बचा क्या क्या, आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर हम बात करें कि हमको पढ़ना क्या क्या है तो थोड़ी सी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। पहला आपको पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपके सामने लिखा है ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इतना ही आपको पढ़ना है। और उसके पहले आपको जानना है कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम ग्राफिकल की बात करेंगे तो हमें कुछ कंडीशन जानना पड़ेगा, उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि कौन सी क्वेश्चन का पेयर कैसा बनेगा, तो वो आपको पहले पढ़ना है। तो पहले हम वही शुरू करते हैं, कंडीशन वाली बात करते हैं। अगर कंडीशन की बात करें तो बेटा होती है 3 कंडीशन, यहाँ पे आपकी होती है 3 कंडीशन, तो उन तीनों कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, पहली कंडीशन होती है, अगर आप पहले तो इसको इक्वेशन देखो A1x प्लस B1y
प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा आप देखो A2x प्लस B2y प्लस C2। ये तो हमारी हो गई मतलब इक्वेशन। अब इसमें आप पकड़िए x कोफिशिएंट को, दोनों, इसको बी वाई के और कांस्टेंट टर्म को। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट आपका प्लस में है, अगर मान लो राइट में दिया है तो ट्रांसपोज करके आप पहले इस फॉर्म में लाएंगे, तभी आपको कंडीशन लगाना है, अदरवाइज आपको नहीं, मतलब उसको पहले ट्रांसपोज आपको कर लेना है। अब देखिए पहला कंडीशन होता है इफ A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। मतलब जो x के कोफिशिएंट हैं, जो आपके x के कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो, जो y के कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो अगर बराबर नहीं आता, मीन्स A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसा होता है तब इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। ये आपका क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक, और जब इंटरसेक्टिंग जब इंटरसेक्टिंग बनेगा बेटा, तो आपका सिर्फ रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको जो पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं, अगर वो इंटरसेक्टिंग हैं, यानी ग्राफ पर बनाने पर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन दे कंटेन ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज यूनिक। कैसा होगा वो, यूनिक होगा। मतलब पूरा आप सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपको एक ही ऐसी कॉमन एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। तो पहला हमारा केस क्या बना, पहला हमारा बना इंटरसेक्टिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन को भी आप देखें। दूसरी कंडीशन फिर इसी पर बेस्ड है कि इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब तीनों क्या हो गया, बराबर। तीनों जो रेशियो है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये क्या हो गया आपका, बराबर। तो अगर ये बराबर हो गया तब ये जो एक पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगी, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्ट ना करके दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी जो आपका पहला लाइन बना उसी पे क्या होगा, दूसरा लाइन भी बन जाएगा, यानी दोनों लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। या आप कह सकते हो कि दोनों जो लाइंस होंगी, ये जो दोनों लाइंस होंगी वो एक ही लाइन बन जाएगी। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, उनके जो कोफिशिएंट हैं वही अलग अलग होंगे, बाकी वैल्यूज तो एक्चुअली सेम होती है। तो जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे और वो भी क्या होंगे, सेम बन जाएंगे। मतलब सिंप्लीफाई करने पर वो भी आपके बराबर आ जाएंगे। तो अगर आपका ये कंडीशन बन रहा है, मींस तीनों जो कोफिशिएंट हैं एक्स के, वाई के और जो आपका कांस्टेंट टर्म है, उनका रेशियो अगर बराबर है तो आपकी लाइंस बन जाएंगी कोइंसिडेंट। ठीक, और इसी को आप कॉइंसाइड भी बोल सकते हो। ये कॉइंसाइड करेंगी मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी। इतनी बात करेंगे। अब जो कोइंसिडेंट वाली लाइन है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेयर। मतलब ये डिपेंडेंट क्यों कहा गया, क्योंकि एक लाइन दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट पेयर कौन सा बनेगा, आपको 3 पेयर दे देगा, 2 पेयर दे देगा, और उसमें से पूछेगा कौन सा वाला डिपेंडेंट है। तो याद रखिएगा जो आपका कोइंसिडेंट वाला केस बनेगा वही क्या हो जाएगा, आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ एक बात आपको यहीं पर और ध्यान रखनी है, एक बात और क्या ध्यान रखनी है वो भी देखो। 2 वर्ड आपके और आएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर अगर आपका पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग है या आपका पेयर ऑफ लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, तब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तब इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट।
ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, मतलब कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है तब क्या बोला जाएगा इसको, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं हम, जो भी बात करेंगे वो पेयर में ही होगा। तो कंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, जब आपकी लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग है और या तो आपका वो कोइंसिडेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखें, मैं पक्का कह रहा हूं कि इसको देखने के बाद आपको इस चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन है पूरी तरह से दूर हो जाएगा। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बड़े मजेदार हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है होमवर्क के टाइप में, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोइंसिडेंट, अब मतलब इंटरसेक्टिंग, और कोइंसिडेंट आपका क्या बन गया, कंसिस्टेंट बन गया। अब तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, जो हमारी तीसरी कंडीशन होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर तीसरे कंडीशन पे आए तो फिर वही बात, आपका पेयर तो वही रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये तो वही रहेगा। यहाँ पे इफ a1 अपान a2 इक्वल्स b1 अपान b2 और डज नॉट इक्वल्स c1 अपान c2, मतलब तीसरा वाला केस बनता है कि भाई a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, ये जो आपकी पेयर ऑफ लाइंस होंगी, पेयर ऑफ लाइंस होंगी, इनका आप जब ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा पैरेलल। दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जब इसमें ऐसा होगा तब इनमें मिलेगा नो सोल्यूशन। क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। यानी जब आपका पैरेलल वाला केस बनेगा तो वहां पे आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उन पेयर ऑफ लाइंस के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। और जो आपका मैंने एक साइड में बताना भूल गया हूं कि अगर आपकी लाइंस जो कोइंसिडेंट वाली थी उनके पास होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो तीन केस बना, पहला इंटरसेक्टिंग वाला ओनली वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन, सेकंड आपका कंसिस्टेंट वाला या कोइंसिडेंट वाला उसमें आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को मिला के बोलते हैं कंसिस्टेंट। जो कोइंसिडेंस वाली उसको एक और नाम देते हैं डिपेंडेंट। और जो आपका पैरेलल वाला केस है, जब पैरेलल का बनेगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी ध्यान रखें, तब इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इसको क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये भी ध्यान रखिएगा, पैरेलल वाले केस को आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट। अगर आपसे पूछता है इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, तो भाई अगर आपकी पेयर ऑफ लाइन ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रही, ये वाली कंडीशन आपकी बन रही है a1 अपान a2 इक्वल है, लेकिन b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गई बात, मेरे ख्याल से क्लियर हो। अब बात करते हैं मेथड। तो आपको जो तीन मेथड पढ़ने, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से तीन पढ़ने और क्या क्या करते हैं। ये तो हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत डीप। अब आते हैं पहले ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल में क्या करते हैं, तो ग्राफिकल में जैसा आपने क्लास 9 में ग्राफ, अगर आपको याद हो तो क्लास 9 में आपने क्या कैसा ग्राफ बनाया, वैसे ही ग्राफ यहाँ पर बना। कैसे, मान लो आपको दो इक्वेशन दिया, आपको दे दिया एक्स प्लस वाई बराबर दे दिया मान लीजिए 2, और एक्स माइनस वाई बराबर आपको मान लीजिए 3। तो पहले आप क्या करो, यहाँ वाई को लेफ्ट में रखो और एक्स को राइट में करो। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको एक्स को ही राइट में करना है, वाई को ही करना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। यू कैन ट्रांसपोज एक्स और वाई बोथ, कोई डिफरेंस नहीं। बट क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह पे एक्स को ही ट्रांसपोज कर रहा है, तो हम भी वही कर रहे हैं। ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है, आप ही मत सोचिएगा नहीं एक्स को ही करेंगे तभी आंसर सही आएगा, आप वाई को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसका नहीं, ठीक है। अब क्या करो आप, इसको मान लीजिए आप अब 1 पर आओ, तो 1 पर आप ऐसे डिब्बा बनाना, डिब्बा बहुत जरूरी है, हाँ डिब्बा बहुत जरूरी है। देखो अब x बराबर 1, पहले तो 0 ले लो, हम एक ही वैल्यू ले, x 0 लोगे तो y कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। x बराबर 2 लोगे तो y कितना मिल जाएगा, 0। एक डिब्बा ये मिल गया हमें पहले वाले इक्वेशन का। दूसरे पर आ जाओ, तो दूसरे में अगर आप करोगे तो x बराबर y बराबर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स, या वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
अब एक बार क्या करो, x बराबर 0 दो तो y मिल जाएगा आपको माइनस, और एक बार x बराबर 3 ले लो तो y मिल जाएगा आपको, दोनों केस मिल गया। इसका भी आप डिब्बा ऐसे बना दीजिए, आपने जब x बराबर 0 लिया तो y आपको क्या मिला, -3 मिला, x बराबर 3 लिया तो y के मिला, फिर तुम्हारा डिब्बा हो। अब डिब्बा जब तैयार हो गया तब आप क्या करिए, अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर, अब इसको आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट तो कर देते हैं। ऐसा आप ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव वाला हमारी वैल्यू -2 और x टू तक -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 -2 और 1 2। अब उसको देखिए, पहले केस में जब x 0 है तो y कितना आया, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो x आपका जब 0 है तो y आ गया 2, तो यहाँ पर लाइन हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, और जब x 2 है तो y कितना है 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ऐसे आप लाइन का कर दोगे, ये हमारा बन गया पहले वाले का x प्लस वाई बराबर 2 का। ठीक, अब दूसरे पर आओ, x बराबर 0 है तो y कितना है -2, x बराबर 3 पे y कितना आपका है 0, ऐसे आप बना दो। तो यहाँ पे कहीं कट किया, अब क्योंकि आप देखो ध्यान से तो ये एक पॉइंट पर कट, ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर आपका कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे कट किया तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से कौन सा पेड़ आपका, ये आपका इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है, ये कौन सा पेड़ बन जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग वाला पेड़। मेरे ख्याल से इतना बात क्लियर हो तो मिलना होगा, ठीक है। तो ये होगा, ऐसे आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको यही काम करना है, क्या करना है बेसिक से आप पूरा फिर से एक बार समझो, पूरी बात को आप समझ लीजिए। तो आपका ग्राफ मैंने सिंपल सेट बना के आपको दिखा दिया, और तो आप बेसिक समझिए स्टेप बाय स्टेप। पहला काम होगा क्या आपका, जो भी आपको एक क्वेश्चन एक फॉर्म में दिया गया है, मान लो आप एक 5, तो पहला आप क्या करो, y को लेफ्ट में रखो और बाकी जो कुछ भी है उसको राइट में छाप दो। तो मान लो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा होता, यहाँ 2 लिखा होता, तो y बराबर हम क्या लिखते, 5 - x का 5। तो पहला काम होता है जो कुछ भी है लेफ्ट में खाली हम क्या बचा के रखेंगे भाई, बाकी सब कुछ ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक इतना काम होगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, x की रैंडम वैल्यू चूज करना है ना। अब आप मुझे रैंडम क्यों कहा कुछ भी नहीं, यू कैन चूज एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते, बस ध्यान रखते कि बहुत बड़ा वैल्यू ना है ना, और ऐसी वैल्यू चूज करने का प्रयास करते हैं जिससे y और x दोनों की वैल्यू क्या हो, पॉइंट में ना, पॉइंट में ना, अगर पॉइंट में आता है तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, तो ऐसा प्रयास करें कि पॉइंट में, एक मैं थोड़ा सा तरीका करता हूँ, ठीक है, पॉइंट में आए, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला काम ये। अब उसके बाद में ये मिल गया, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे एक्स की वैल्यू रख के और एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि इससे आप वैल्यू भूलें, उसमें आप क्या करें, कम से कम 2 वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा, एक बार एक्स जीरो आ जाए, एक बार वाई जीरो आ जाए, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा कि दोनों जीरो आ ही जाए, तो अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आप बना देंगे। उसके बाद यही काम आप करेंगे दूसरे वाले पेज के साथ, फिर आप बनाएंगे क्या, इसके बाद आपको क्या करना, इसके बाद आपको बनाना होता है ग्राफ, ग्राफ पेपर बना के प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिले, बोर्ड आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड कराता है, तो दिक्कत में नहीं, तो ग्राफ पेपर पे आप नंबरिंग करना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, आपने पढ़ा हुआ 9th में, इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस की होती है, पहले हम लिखते हैं एक्स वाला पॉइंट, फिर लिखते हैं वाई, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों आपके नेगेटिव होता है एक्स और वाई, और यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपका क्या होता है नेगेटिव। तो इसी तरह आप पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो, उसके बाद आप ग्राफ कर दो, ऐसा आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बहुत सिंपल सा है, एक आपका कॉर्नर ज्योमेट्री आएगा, वहाँ भी इसको आप डिफाइन करोगे, समझोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ का मेथड। अब थोड़ी हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो अब क्योंकि आपका वो अगले पेज में आएगा, तो मैं हम सोचते हैं उसी में उसकी बात करें, उसमें बात करेंगे,
दिया हुआ है 3 और x प्लस वाई बराबर दिया हुआ मान लो 4 और आपको करना है सब्स्टिट्यूट। तो किसी भी एक को, तो यहाँ से आप x की वैल्यू यहाँ पर मतलब निकाल लो। कैसे निकालोगे? x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3 प्लस वाई मिल जाएगा। x इक्वल टू आपको 3 प्लस वाई मिल जाएगा। इस वैल्यू उठा कर कहाँ पर रख दीजिए? फर्स्ट का नंबर से ध्यान रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाला है तो फर्स्ट में रिप्लेस नहीं करेंगे। फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। अब अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू रखो तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 2। ये मिल जाएगा आपको 2y को दिया जाएगा आपको, अगर 3 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। वाई बराबर क्या बन जाएगा? 1/2 बच गया। अब 1/2 चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, ये होता आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम डीपली बात करेंगे आपके अगले स्लाइड में, हम बात करेंगे उसकी, तो वहाँ पर उसको लगाएंगे। ऐसे ही आपका एलिमिनेशन होता है, उसमें क्या करना होता है? एक टर्म को गैप करना होता है। जब गैप करना होता है तो पहले हम कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, फिर गैप। तो इसका हम बात करेंगे अगले स्लाइड में, उसको करना होगा तो उसकी बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ मैंने बता दिया पहले ही, ग्राफिकल मेथड की थोड़ा मैंने बात पहले से कर ली है। ठीक है, अब आते हैं 3.1। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? हल्का सा कर दी पहले क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो कैसे निकालना है? तो पहले तो ये आपको इक्वेशन को बनाना है। पहले क्या करना है? आपको इक्वेशन को बनाना है। तो पहले तो बनाएंगे आप कैसे? देखो, from the 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in it. पहले तो आप मान क्या लो? Let number of boys equal to x and number of पतला कर दो। ठीक है, पतला कर दो, मोटा। तो अब मान लीजिए let number of boys equal to x और नंबर ऑफ गर्ल ये हमने पहले मान। तो पहले कंडीशन क्या कह रहा है? टोटल जब क्लास में 10 ही लोग हैं तो वही तो पार्टिसिपेट करेंगे। देखो 10 स्टूडेंट, आपको क्या दे रखा है? 10 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो वह जब 10 की बात करेगा तो आप देखो ध्यान से, तो ये आपको दिया हुआ है 10। अच्छी। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये तुम्हारा पहला कंडीशन बन गया, पहला बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब अगर आपको याद हो तो y बराबर आपका था, अब y बराबर आपको मिल जाएगा y आपका नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये बॉयज के साथ है। भाई ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज, ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 4 आता है किससे? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर मैं बॉयज में 4 ऐड करूँ तो गर्ल्स क्या है? ज़्यादा, बॉयज आपसे कम। तो अगर मैं गर्ल्स बॉयज में 4 ऐड कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अभी तो हमने कहा हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो मैं बॉयज में 4 जोड़ दिया। अब अगर आप इसको सॉल्व करो, ये आपका क्या बन जाएगा? वाई माइनस एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालना है ग्राफ का। तो ग्राफ के लिए आप कैसे निकालोगे मैंने आपको बताया था, तो आप उस पर लगा दीजिएगा। अब आप उसको मैम सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो भाई यहाँ पे क्या मिला था आपको? थोड़ा सेकंड मान लो आप, इसको थर्ड मान लो। तो वाई बराबर क्या था? एक्स प्लस 4, पहले वाला मेरा एक्स प्लस 4 इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको 2x इक्वल टू 10 माइनस 6 4 सॉरी 10 माइनस 4 आपका क्या बचेगा? 6 बचेगा। ये रहेगा 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब अगर आप नंबर ऑफ बॉयज की बात करो तो कितना मिल जाएगा आपको?
3 मिल जाएगा। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 10 आप निकालोगे तो कर जाएगा। अब देखो गर्ल्स बॉयज से ज़्यादा है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो ग्राफ का आप निकालिएगा, ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल सा है, बस ग्राफ आपका इसका प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और ग्राफ में बता दूंगा। देखो क्या कहते हैं, 5 pencil and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one. देखिए आपके तरफ 5 पेंसिल, मान लो पहले लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और कॉस्ट ऑफ वन। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेन और 7, 5 पेंसिल और 7, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल और प्लस 7 कॉस्ट कितना होगा। अरे भाई जब एक पेन का कॉस्ट एक्स रुपया है तो 5 से कितना हो जाएगा 5, एक पेन का कॉस्ट वाई रुपया है तो 7 से कितना हो जाएगा 7, और दोनों को हमने क्या किया टोटल जोड़ दिया, बहुत सिंपल सा कंडीशन। उसके बाद फिर कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो भाई 7 पेंसिल और 5 पेन बराबर क्या दिया है, तो वो एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स रुपया था, 7 से क्या हो जाएगा 7 और एक पेन का काम वाई रुपया था, तो 7 से कितना हो जाएगा, सॉरी 5 कितना हो जाएगा 5, मैंने खाली मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, ये तो हमको मिल गया। अब उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे के बढ़ के देखते हैं, थोड़ा तो आगे काम कर लेते हैं। अब इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो भाई यहाँ पर वही काम करना है, अगर आप ग्राफिकल लगाओगे तो लगा डालिएगा, बट अगर सिंपल सा आप करना चाहो तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो या आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। देखो बेटा पहली बात तो एग्जाम में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है ना, यू कैन यूज एनी मेथड। 99% केस में आप ये मान के चलो कि ग्राफिकल आएगा तो एक क्वेश्चन आना है, एक तो मान के चलो आना है, लेकिन उन क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर बाई नेम आ गया देन यू हैव टू सॉल्व बाई नेम, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर खाली हल करने को आया तो आप चाहे ग्राफिकल लगा दो, आप चाहे एडिशन लगा दो, आप जो भी लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है अगर हल करने को आता है। बट अगर बाई नेम आएगा तो फिर आपको बाई नेम लगाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये तुम्हारा हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन, आप थोड़ा सा पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें कह क्या रहा है, ठीक है, फिर उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये हमको बताना है कि पेयर ऑफ लाइंस कैसी हैं। तो पहले हम पेयर ऑफ लाइंस की बात कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, पहला हम ले लेते हैं पेयर ऑफ लाइंस, पहला वाला आपको दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दिया आपको 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ पेयर ऑफ लाइंस। पहला आपका काम क्या होगा, आप फाइंड करो a1 अपान a1 निकालिए, तो a1 आपको अगर देखो तो मिल जाएगा 5, b1 आपको मिल जाएगा माइनस का 4 और c1 आपको मिल जाएगा 8। ध्यान रखिएगा अगर राइट में होता तो पहले उसको आप लेफ्ट में ट्रांसपोज करके तभी लगाओ, सीधे मत लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर आप a2 की वैल्यू फाइंड करो तो a2 आपको मिल जाएगा 5, सॉरी a2 मिल जाएगा हमको 7, a2 आपको मिल जाएगा 7, फिर आप b2 निकालेंगे तो b2 आपको मिल जाएगा 6 और c2 आपको मिल जाएगा माइनस का 9। ठीक है, ये तो हमको मिल गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कंडीशन हमारी क्या कह रही थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप चेक करो नाउ,
A1/A2 निकालिए तो कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। B1/B2 निकालिए ये आपका -4/6 हो जाएगा। काटने पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 तो आ जाएगा -2/3। तो जब B1 ही बराबर नहीं आया तो हमको क्यों चेक करना C1? कोई फायदा नहीं है ना। चेक करने का मतलब तो निकलता नहीं तो क्यों चेक कर रहे हैं, हमारा वहीं से काम बन जाएगा। तो यहीं पे आप लिख सकते हो क्लियरली दिस इम्प्लाइज दैट A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये बराबर नहीं होता तब क्या बनता है, केस बनता है पहला वाला इंटरसेक्टिंग वाला, और इसके पास सोल्यूशन कितना होता है यूनिक। ये भी ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन कितना होता है यूनिक। इज दैट क्लियर? कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी, सिंपल तरीका था। ठीक है, यही काम आपको यहाँ पर भी करना है, वो भी देख लो आप। सेकंड वाला और थर्ड वाला भी देख लीजिए। आई थिंक आप एक कर भी लोगे, बट एक बार मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, तो छोटा सा भी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है पहला 9x + 3y + 12 दिया है, इक्वेशन दिया है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको A1 कितना मिल जाएगा, A1 आपको मिल जाएगा 9, A2 आपको मिल जाएगा 18, B1 आपको मिल जाएगा 3 और B2 आपको मिल जाएगा 6, C1 आपको मिल जाएगा 12 और C2 आपको मिल जाएगा 24। तो अगर आप चेक करो A1/A2 तो ये आ जाएगा 9/18, 1/2 आएगा। फिर आप चेक करो B1/B2 तो ये आएगा आपका 3/6, ये भी 1/2 आएगा। फिर आप चेक करो C1/C2 ये आएगा 12/24 तो ये भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। कुल मिला के तीनों कितना आ गया, तीन का तीनों आपका आ गया 1/2, 1/2 और ये भी कितना आएगा 1/2। तो तीनों आपका जब 1/2 मिल गया, इसका मतलब आपका एक कंडीशन कौन सा बना रहा है, इसका मतलब आपको अगर देखो तो कंडीशन कौन सी बन रही है, कंडीशन आपकी बन जा रही है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और जब ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है तो आपका बनता कैसे है, आपका फिर बनता है वो कोइंसिडेंट वाला केस। क्या बनेगा, कोइंसिडेंट वाला केस बन जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी, तो ये आपका बन जाएगा कोइंसिडेंट वाला केस। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट आप करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सेम वही काम करना है, बट आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कंजिस्टेंट और इनकंजिस्टेंट। तो जब कंजिस्टेंट कहता है तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी कि भैया आपका कौन कौन सा केस बनेगा, आपका केस बनेगा अगर इंटरसेक्टिंग वाला, और आपका अगर दूसरा केस बनेगा कोइंसिडेंट वाला, तब आप क्या बोलेंगे कंजिस्टेंट बोलेंगे। और अगर आपका केस बन गया पैरेलल वाला तो आप क्या बोल देंगे इनकंजिस्टेंट बोल देंगे। तो इतना ही काम करना है। ठीक है, मतलब अगर आपको चेक क्या करना है, चेक यहाँ पर भी वही करना है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है और C1/C2 निकालना है। इसमें से अगर कोई भी एक आ रहा है, जो भी कंडीशन, तीन कंडीशन मैंने बताई थी, तीन में से जो भी आपका फॉलो होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ फिर आपसे कह रहा है, यहाँ भी देखो फिर वही दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर कंजिस्टेंट इनकंजिस्टेंट इफ कंजिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे आपको दो काम का, एक तो पहले बताना है कौन सी कंजिस्टेंट है या आपकी कौन सी इनकंजिस्टेंट है। कैसे आप बता पाएंगे, वही तरीका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये आप लगाओगे। अगर आपको
इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट का केस बन गया तब आप क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल का केस बन गया तो आप क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज ये है कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सोल्यूशन भी बताना है, ग्राफ उसका बनाना है और उसके सोल्यूशन को आपको फाइंड करना है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम आपको बताएंगे, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ, ठीक है, ये बोर्ड में आपका बहुत बार आया। हम इसको लगाएंगे एलिमिनेशन से, ग्राफिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ग्राफिकल यहाँ पे कुछ कहा नहीं है तो हम लगा लेंगे। कह रहा आपसे पहले पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर। तो पहले तो आप मान दो, हमको करना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, डायमेंशन निकाल लिए। तो पहले आप मान लो इसकी डायमेंशन, क्या मान लीजिए, लेट लेंथ इक्वल टू x और ब्रेथ इक्वल टू मान लो y, ठीक। तो आपसे कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो और इज 36, मतलब इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का हाफ कितना है, पेरीमीटर का हाफ कितना है 36। तो पहले लगाओ, नाउ पेरीमीटर का हाफ क्या होता है, पहली बात तो पेरीमीटर आपका होता है 2x प्लस वाई, मतलब l प्लस बी अपॉन 2, और ये दिया आपको 36, 2 से 2 कट जाएगा, हाफ का तो मैंने हाफ कर दिया। तो आपको पहला कंडीशन क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, ये पहला केस। फिर कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा कर दो। तो आपका लेंथ जब ब्रेथ से 4 ज्यादा है तो भैया ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। लेंथ क्या है ज्यादा, ब्रेथ क्या है कम, तो ब्रेथ पर मैं क्या करता हूँ 4 जोड़ देता हूँ, ब्रेथ आपका 4 कम था, हमने 4 ब्रेथ में जोड़ दिए। तो अभी आपका क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये मिल गया सेकंड। अब क्या करो, ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ये आपने पहले से कर रखा है, छोटी क्लास में आपने सीखा है। ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या मिलेगा देखिए, एडिंग, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, मतलब जो आपका लेंथ है वो कितना आ गया 20 आ गया। अब लेंथ की वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो y कितना मिल जाएगा आपको 16, तो अगर यहाँ पे रखो x तो क्या आएगा, ट्रांसपोज करोगे y मिल जाएगा आपको 16, तो x मिल गया 20, y मिल गया 16, मतलब जो आपका लेंथ था वो 20 आ गया और ब्रेथ था वो क्या मिल गया 16। अब देखो 4 ज़्यादा भी तो है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ज़्यादा भी है और आपका काम बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। देखिए भाई आगे 2 क्वेश्चन आपके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है और मैं चाहूँगा आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दें, पूरा आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दें, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक तो कर सकते हो, उसमें आपको कोई पैसा तो लगना नहीं है, अगर कर दोगे तो कोई नुकसान तो है नहीं, थोड़ा सा मेरा भला हो जाएगा, तो लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्या करें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में इसको जरूर भेजें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।